हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं CGPSC 8 2020 का जो एग्जाम 15 जनवरी को हुआ था उसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आपको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 101 है कि एक पेमेंट है जिसकी जो विड्थ है वो 9 मीटर दी हुई है और जो डिफरेंस इन लेवल्स बिटवीन द क्राउन एंड द एज इज 15 सेंटीमीटर और हमें पूछा गया कि हमारा कैम्बर कितना है। तो दिस इज द पेमेंट विड्थ और दिस इज द क्राउन जो हाईएस्ट पॉइंट है रोड का। तो सेंटर लाइन ऑफ द रोड के अलॉन्ग जो होगा हमारा दैट इज 15 सेंटीमीटर हाई विथ रिस्पेक्ट टू रोड एज, दिस इज द एज। और हमारी टोटल कैरिज वे विड्थ जो है वो 9 मीटर है। तो हमारा जो ये क्रॉस स्लोप होगा दिस इज नोन एज कैम्बर फॉर प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पर्पस। तो क्रॉस स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, दिस थीटा, तो 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 9/2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो यू विल गेट 1/30। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेंजेंट लेंथ जो है हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए जिसका जो रेडियस है वो r है अगर और डिफ्लेक्शन एंगल हमारा फाई है, तो टेंजेंट लेंथ हमारी ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ होगी मान लेते हैं l है। तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल जो टेंजेंट होगी रेडियस के अलोंग। तो दिस tan phi/2 जो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L हमारा हो जाएगा R tan phi/2। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। मिनिमम कैम्बर हम कितना प्रोवाइड करते हैं बिटुमिनस सरफेस की जो हिल रोड्स पर सिचुएटेड है। तो बिटुमिनस सरफेस डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, लो रेनफॉल एरियाज में जो हमारा मिनिमम कैम्बर है वो 2% के अराउंड होता है और जो हाई डेंसिटी रेनफॉल एरियाज हैं वहां पर हम जो बिटुमिनस सरफेस में कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादा करते हैं। तो मिनिमम हमारा कैम्बर हुआ 2%। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्फॉल्ट बिटुमिन हीटेड एंड मिक्स्ड विद फिलर फॉर्म्स इज नोन एज मैस्टिक एस्फॉल्ट। इसका मैं रेफरेंस भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इस बुक में लिखा, हैंडबुक में, कि मैस्टिक एस्फॉल्ट जो है ये एस्फॉल्ट आर बिटुमिन heated and mixed with mineral filler, sand and chipping so as to form a coherent voidless impermeable mass solid or semi solid under normal temperature conditions। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ टू रेल्स इज नोन इज टर्म्ड एज, बेसिकली ये हमारा क्लियर गेज ऑफ रेलवे ट्रैक होगा, इसको कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो गेज होगा हमारा इट इज डिफाइंड एज अ क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होना चाहिए वो क्लियर डिस्टेंस होगा, क्लियर गेज ऑफ द रेल होगा, बिकॉज इनर टू इनर डिस्टेंस हम लेते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ गेज ऑफ द रेलवे ट्रैक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपर हमारे क्या करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो स्लीपर का फंक्शन है वो बेसिकली पूछा गया है। तो स्लीपर जो है दे ट्रांसमिट द वाइब्रेशंस ऑफ ब्लोज ऑफ द मूविंग लोड। इसका रेफरेंस अगर देखें तो यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पे स्लीपर की स्टैंडर्ड बुक है, स्लीपर्स इन अ रेलवे ट्रैक परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, होल्ड द ट्रैक टू गेज और ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑन कमिंग लोड्स टू द बैलास्ट अंडरनीथ। और अगर यहाँ पर देखेंगे एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी, बेसिकली जो स्लीपर्स हैं दे एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी और वाइब्रेशंस को डैम्प आउट करते हैं टू बी कंसिडरेबल एक्सटेंट। एब्जॉर्ब नहीं करते वाइब्रेशंस को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जो बचा हुआ वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन डैम्प होने के बाद जो वाइब्रेशंस बच रहे हैं उनको बेसिकली ये ट्रांसमिट कर देते हैं टू द बैलास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मीटर चेन है जिस which was found 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आफ्टर चेनिंग 1500 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने मेजरमेंट किया तो चेन की लेंथ हमारी 30.2 सेंटीमीटर थी, जिससे आपने 1500 लेंथ जब मेजर की तो 1500 मिली। और हमसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट लेंथ क्या होगी। तो करेक्ट लेंथ हमारी करेक्ट चेन के अकॉर्डिंग होगी, तो मान लेते हैं x होगा। तो x विल बी गिवन बाई 30.2 मल्टीप्लाइड बाई 1500 डिवाइडेड बाई 330। तो दिस विल कम एज 1510 मीटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग जब हम करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर फील्ड ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द कंप्यूटेशंस आर इंडिकेटेड बिलो। बेसिकली ये जो है ये हमारी गेल्स ट्रैवर्स टेबल जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें जो कंप्यूटेशंस करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम रिड्यूस्ड बेरिंग हर ट्रैवर्स का निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम क्लोजिंग एरर निकालते हैं, उसके लिए हम सिग्मा एल और सिग्मा डी की वैल्यू देखते हैं कि जीरो हो रही है नहीं, अगर जीरो नहीं आती है तो उसके बाद हम उस एरर को बैलेंस आउट करते हैं इन कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो डबल मास टेक्निक है दैट इज यूज्ड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल एट अ स्टेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो बेसिकली जो हमारा डब्ल्यू इंडेक्स होता है, डब्ल्यू इंडेक्स में हम क्या करते हैं, फाई इंडेक्स माइनस हमारे जो इनिशियल लॉसेस होते हैं वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, दे आर रिमूव्ड फॉर कैलकुलेटिंग दी डब्ल्यू इंडेक्स। तो इसका मतलब डब्ल्यू इंडेक्स जो है हमारा वो फाई इंडेक्स से कम होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो फाई इंडेक्स बेसिकली हायर होता है या इक्वल टू होगा अगर हम इनिशियल लॉसेस ड्यू टू डिप्रेशन और इंटरसेप्शन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 20 सेंटीमीटर डायमीटर का वेल है, ठीक है, और वो आर्टिशियन यानी कन्फाइंड एक्वेफर में, दिस इज द कन्फाइंड एक्वेफर, इस पे अगर हम कोई वेल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया जो कि 300 मीटर दिया हुआ है, और जो ड्रॉ डाउन है मान लेते हैं SW है एट द वेल, और इसका रेडियस ऑफ वेल जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कन्फाइंड एक्वेफर के लिए जो हमारी डिस्चार्ज की इक्वेशन होती है दैट इज गिवन बाई 2 पाई KB SW, अगर आप रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ले रहे हैं और रेडियस ऑफ वेल कंसीडर कर रहे हैं तो RW यहाँ पे गिवन वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो K की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2061.61 मीटर क्यूब पर डे। इसको आप पर आवर में आंसर्स दिए हुए हैं तो आप कैलकुलेट करोगे, आवर्स में 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 85.83 एज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा हमारा। उसके बाद ड्यूटी डेल्टा में हमारी रिलेशनशिप आपको पता है कि जो डेल्टा होता है दैट इज गिवन एज 8.64 B/D। तो हमारी बेसिकली क्या होगी, D जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, ठीक है, दैट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स P। तो हमारा जो स्ट्रेन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल स्ट्रेन हो रहा है यानी EX मान लेते हैं अगर, तो दैट इज गिवन एज 1.2 mm पर मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻³ ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ये आपने पढ़ रखा है कि इट इज सम ऑफ ऑल स्ट्रेन्स इन ऑल 3 डायरेक्शंस, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। तो जो EY होगा दैट विल बी म्यू EX, और जो हमारा EZ होगा ये भी हमारा म्यू EX होगा। तो EX की ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, पॉइजन्स रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल कर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें 2 कंसंट्रेटेड लोड हमारे एक्ट कर रहे हैं L/3 दूरी पर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा ये हमारा सपोर्ट रिएक्शन निकाल लोगे तो W और W आ जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट दिस लोकेशन विच इज गिवन बाय WL/3। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल बीम है, पहले केस में ये हमारी जिसके साइड्स और साइड्स ऑफ स्क्वायर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखे हुए हैं और दिस इज सब्जेक्टेड टू UDL, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर बीम को हम वन ऑफ द डायगोनल हॉरिजॉन्टल रखें, दिस इज द डायगोनल, तो हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका साइड हम मान लेते हैं A होगा। तो पहले केस जो है इस केस के लिए हमारा जो सेक्शन मॉडुलस होगा वो हमारा A³/6 आएगा। तो हमें पता है कि आपका जो M होता है दैट इज सिग्मा इंटू Z होगा। तो सिग्मा 1 पहले केस के लिए हमने मान लिया बिकॉज बेंडिंग मोमेंट विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस। तो M/6A³ आ जाएगा। सिग्मा 2 क्या आएगा आपका, जब हमने हॉरिजॉन्टल रखा तो उसका सेक्शन मॉडुलस होगा आपका Z2 इज A³/6√2।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6√2 बाई एम क्यूब। तो यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिग्मा 2 जो होगा दैट विल बी √2 सिग्मा 1। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, जिसकी विड्थ हमारी 3 मीटर है और डेप्थ हमारी 2 मीटर है। आप कैसे भी समझ सकते हो, बी डी जो भी आप समझना चाहो। बेसिकली ये b इंटू डी डायमेंशन है, तो b हमारी 2 है और d हमारी डेप्थ जो है 3 मीटर है। तो यहाँ पे जो कर्न होगा यानी कोर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, जिसके बीच में अगर हम लोड लगाएं तो हमारा सेक्शन में कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं होंगी। तो दिस इज गिवन एज 3/3 और इसकी जो दूसरी डायगनल है 2/3 होगी। तो ये एक तरीके से जो कोर है, कर्न है, वो हमारा एक रोम्बस होगा जिसकी डायगनल जो होगी वो 1 मीटर की होगी और दूसरी डायगनल 2/3 मीटर नहीं 0.67 मीटर की होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉलम है जिसका एक एंड हमारा फिक्स्ड है, एक फ्री है, और दूसरा कॉलम है जिसका दोनों एंड फिक्स्ड है। दोनों के बीच में हमारा जो बकलिंग लोड है P2/P1, तो इसके P1/P2 हम निकालेंगे तो बाकी सारी कंडीशंस अगर सेम रहेंगी तो ये हमारा L1² और ये L2² होगा। तो L2² जो होगा हमारा वो होगा L/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L का होल स्क्वायर। तो दिस विल कम एज 1/16। तो आपका जो P2 जो होगा वो हमारा P1 मल्टीप्लाइड बाई 16 होगा। तो P2/P1 हमारा 16 होगा, यानी सेकेंड केस के लिए हमारा 16 टाइम्स क्रिपलिंग लोड ज़्यादा आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक हॉलो सर्कुलर सैफ्ट है जिसका आउटर डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया है 100 mm। आप इनर डायमीटर आप निकाल लोगे फ्रॉम दिस थिकनेस वैल्यू, ठीक है। तो और अलाउबल शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स की वैल्यू दी हुई है 125 मेगा पास्कल। आपको मैक्सिमम टार्क आपको इस T/J टाउ मैक्स बाई आर जो इक्वेशन है आपकी, इसमें सेक्शन मॉडुलस की जो वैल्यू है ये π/32 D0⁴ माइनस DI⁴ रखोगे। जब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालोगे R की वैल्यू आपकी 100/2 हो जाएगी। तो आपका आंसर जो आएगा वो 23 किलो न्यूटन मीटर आएगा। उसके बाद हमारे पास एक रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग है जिसमें कंसंट्रेटेड लोड P जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो इस तरह कुछ होगा हमारा, इसको इस तरह समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो सेक्शन में थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है वो हमारी 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हम मान लेते हैं कंप्रेशन को हम पॉजिटिव से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी डायमेंशंस कौन सी, A है, ये D है, ये B है, ये C है, और हमें इस जगह पे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालनी है। तो दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमारा ये लोड इसेंट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस रहेगी, यानी ये लोड हमारा सिर्फ एक इसेंट्रिसिटी अबाउट EY के करस्पॉन्डिंग अगर हम करेंगे, ठीक है, यानी हमारा लोड यहाँ अगर एक्ट कर रहा होगा तो हमारा AD जो होंगे ये कंप्रेशन में होंगे और जो हमारे BC होंगे वो हमारे टेंशन में होंगे, ठीक है। अब अगर लोड हमारा इसेंट्रिसिटी x एक्सिस के अबाउट होगी तो उस केस में हमारा ये AB कंप्रेशन में आ जाएगा और जो CD होगा वो हमारा टेंशन में होगा। अब हमारा टेंशन के लिए जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब B के लिए रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पर B में सिचुएशन है एक समय हमारा टेंशन में, एक समय कंप्रेशन में है। तो EX के करस्पॉन्डिंग जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो 10 है, तो ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज कंप्रेशन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है। और जो EY के पैरेलली जब हमारी इसेंट्रिसिटी उसके अलॉन्ग भी होगी तो उस समय हमारा टेंशन होगा B में, तो टेंशन B में हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अलाउड इज EY के -15 आ जाएगा बिकॉज टेंशन में, और हमारा डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट ही कर रहा है जो कि 18 है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज द कंप्रेसिव स्ट्रेस बिकॉज पॉजिटिव साइन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा B होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 पीपल वेइंग ईच W सिटिंग ऑन अ प्लैंक। एक प्लैंक है, प्लैंक बेसिकली लकड़ी का अगर हम मान ले
तो इस पे W दो लोग बैठे हुए हैं W वेट के, जिनकी दूरी जो है वो L/4 है, और इस पे ये पानी पर फ्लोट कर रहा है, तो इस पे अपवर्ड यूनिफॉर्म थ्रस्ट एक्ट कर रहा है पानी का। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के हिसाब से जो सेंटर ऑफ प्लैंक पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा 0 होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर लोड P एक्ट कर रहा है L दूरी पर, और हमें निकालना है कि B पर हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो सिंपली अगर हम इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाएं तो ये हमारा डेल्टा C है, ये हमारा डेल्टा B है, तो ये थीटा है। तो हमारा डेल्टा C आपको पता है कितना होगा, PL3/3EI, ठीक है। और जो हमारा थीटा C होगा वो हमारा होगा PL²/2EI। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जो डेल्टा B होगा वो हो जाएगा डेल्टा C प्लस थीटा इंटू L-L, ठीक है। डेल्टा C आपको पता है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, प्लस L थीटा C इज PL²/2I। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट PL²/2EI L प्लस L/3 इज द करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, यानी एक एंड फिक्स्ड है हमारा, दूसरा एंड सिंपली सपोर्टेड है, और इस पे हमारी यूडीएल एक्ट कर रही है। तो हमारा जो पर यूनिट लेंथ अगर W है एंटायर स्पैन पे, तो ये हमारा 3WL/8 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पर एक लोड एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं P लोड एक्ट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसकी दूरी A है, इस पर दूरी नहीं दी हुई है, मान लेते हैं A दूरी पर एक्ट कर रहा है, जो कि पॉइंट बेसिकली हमारा B पॉइंट है ये, और इसकी दूरी C सपोर्ट से हमारी मान लेते हैं B है। टोटल हमारी जो स्पैन लेंथ है वो L है। तो हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है यानी थीटा B, दिस इज B, थीटा B जो दिया है दिस इज 0.75 टाइम्स द थीटा C, यानी 3/4 ऑफ थीटा C। तो इस कंडीशन के लिए आपका जो थीटा A ये होगा, दिस इज थीटा A एंड दिस इज थीटा C। थीटा A जो हमारा होता है दिस इज PAB, अभी मैं साइन नहीं देख रहा हूं, 6EIL, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अगर कोई लोड हमारा A दूरी पर एक्ट कर रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में एक साइड से, तो हमारा थीटा A जो होगा वो ये होगा। थीटा C जो होगा हमारा दिस विल बी PAB L+A डिवाइडेड बाई 6EI इंटू L। यहाँ पे L छूट गया था। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या होगा, PAB और 6EIL ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा क्या बचेगा, L+B इज इक्वल टू 3/4 ऑफ L+A, ये बचेगा। B की वैल्यू आप क्या करेंगे, L-A रख देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो आपकी बनेगी फाइनल, दिस विल बी 2L माइनस 3/4L इक्वल टू 7A/4 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5L/4 इज इक्वल टू 7A/4, तो हमारा A की वैल्यू जो आएगी 5/7 आएगी। तो A की वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन C होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारा रेक्टेंगुलर है, यानी डायमेंशन B×D है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। सेंट्रल यानी मिड स्पैन पे एक लोड एक्ट कर रहा है, इसका स्पैन L है, तो हमारा डिफ्लेक्शन जो होगा सेंट्रल पे वो होगा PL³/48EI। तो डेल्टा C1 मान लेते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो डेल्टा C1 जो होगा ये हमारा BD³ के प्रोपोर्शनल है। अब क्या किया, विड्थ और डिप्थ हमारी डबल कर दी गई, तो डेल्टा C2 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 16 BD³ हो जाएगा। अब B और D को ट्वाइस करके रख दोगे तो आप देखो कि डेल्टा C2 जो है डेल्टा C1 दिस इज 1/16। तो हमारा हुआ क्या, डेल्टा C2 जो है वो हमारा 1/16 रिड्यूस हो गया। तो दिस इज 1/16 कितना हुआ, दिस इज 6.25% हमारा रिडक्शन हो गया। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।